औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपके लेक्चर नंबर 4 में बैंकिंग के हवाले से। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ कुछ हमारे टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं हमेशा सीक्वेंस मेरी यही होती है कि क्लास को वार्म अप करना, पिछली क्लास के साथ कनेक्ट करना, ताकि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। और चूँकि लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कमर्शियल और सेंट्रल बैंक को डिस्कस किया था, और सेंट्रल बैंक में थोड़ा सा तेज़ आपके साथ डिस्कस कर गया था। वो चूँकि हमारी एक यूँ कह लें कि मजबूरी भी है कि हम लेक्चर्स के अंदर जो है, जो हमारी आपकी ऑनलाइन लेक्चर्स इस वक्त चल रहे हैं, इसमें एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हमने अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में मैं आपको आपका नुकसान करूँगा या आपको जो है वो प्रॉपर चीज़ें नहीं डिलीवर करूँगा। तो चूँकि मेरे पास एक एज था कि मुझे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ इसको वार्म अप करना होता है, तो मैं आज आपको इसको रिपीट करवाता हूँ। मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे। अगर आपके पास नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर है उसके आपने एसएस लिए हुए हैं या स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, मेरे साथ लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ चीज़ें। हमने अपनी लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय फंक्शंस पढ़ा था, यानी बैंकों की इकसाम। और किस एतबार से पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने? जी बिल्कुल, फंक्शंस के एतबार से, उनकी प्रोसेस ऑफ वर्किंग के एतबार से। तो उसमें हमने पहली दो काइंड्स पढ़ी थी, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के हवाले से मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी कि कमर्शियल बैंक वो आमतौर पे वो बैंक्स हैं जो हमें अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने में नजर आते हैं, यानी कॉमनली जो हम जिन बैंकों के साथ डील कर रहे होते हैं वो आमतौर पे कौन से बैंक्स होते हैं? कमर्शियल बैंक। हाँ बिल्कुल, इसके फंक्शंस आपको याद आना शुरू हो गए होंगे जो मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि इसको मैंने रिमाइंड करवाया था आपको, मतलब इसको मेमोराइज करवाया था। आइए दोबारा से इसको देखते हैं कि कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस थे। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में हमने सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी थी क्या थी? कमर्शियल बैंक्स इट रिसीव्स डिपॉजिट्स। पहला काम क्या है? डिपॉजिट रिसीव करता है। एडवांसेस लोन्स, कर्जों की फरहमी करता है, लोन एडवांस करता है। टू प्रमोट बिजनेस एंड कॉमर्स, किस चीज़ के लिए? बिजनेस एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको ग्रोथ देने के लिए। और क्या खास बात थी इसमें? मजीद जो नेक्स्ट फंक्शन था, कमर्शियल बैंक मेक पेमेंट्स अगेंस्ट चेक्स। ये चेक्स के अगेंस्ट पेमेंट दे रहे होते हैं। चेक्स कौन इशू करता है? खुद कमर्शियल बैंक ही इशू करते हैं। किन्हें इशू करते हैं? जो इसके अकाउंट होल्डर्स होते हैं। तो जो अकाउंट होल्डर्स को जब भी पेमेंट विड्रॉ करनी होती है तो वो बैंक के नाम एक चेक बनाते हैं और उसके जरिए अपनी पेमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। इसके अलावा कमर्शियल बैंक क्या करता है, जो बिल्कुल याद आ गया होगा आपको, कि आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका सिर्फ हमें नाम पता है फिलहाल। वो क्या है? वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसे उर्दू में हम क्या कहते हैं? एतबारी खत। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करता है। इसके अलावा क्या करता है कि मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर रहा होता है। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, डिस्काउंट कैसे करता है, इसमें हम आगे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा क्या करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांसफर ऑफ मनी की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट्स बने, सीक्वेंस बनी कुछ इस तरह से, रिसीव्स डिपॉजिट्स, advances loans to promote business and commerce, make payments against checks, issue letter of credits, discounts bills of exchange and provide facility of transferring money। ठीक है, तो ये अगर आपने डिफाइन कर दिया मिला के, तो ये कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन बन गई। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के हवाले से हमारे पास क्या क्या चीजें थी? फर्स्ट जो सबसे पहली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री। किसी भी मुल्क की मुआशी या मालियाती जो पूरा एक निज़ाम है उसको मुस्तहकम बनाने के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन होता है? कि वो सेंट्रल बैंक होता है। और सेंट्रल बैंक, हर मुल्क का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इसके अलावा ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहा होता है? ये कर रहा होता है कि ये करेंसी नोट का इजरा करता है, यानी कि कोई भी दूसरा बैंक करेंसी नोट इशू नहीं कर सकता। जैसे अगर हमने आपको एग्जांपल में डिस्कस किया था पाकिस्तान के हवाले से, तो हमारे जितने भी करेंसी नोट्स हैं जो आप यूज करते हैं, ₹10 का नोट है, ₹20 है, ₹50 है, 100 है, 500 है, 1000 एंड 5000 का जो नोट है हमारे पास, उसमें आपने देखा होगा एक ही नाम लिखा हुआ होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मींस कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि ये बैंकर्स का बैंक है, यानी कि जितने भी बैंक्स हैं
उनके लिए खुद ये एक बैंक होता है। ये आम सार्फिन के साथ, मेरे साथ, आपके साथ डील नहीं कर रहा होता, बल्कि ये बैंकों के साथ डील कर रहा होता है। इसके अलावा ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का कस्टडियन होता है। कस्टडियन मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं, मुहाफिज, या जो अपने पास अमीन हो, जो अमानतदार हो, जो अपने पास सेव कर रहा हो या महफूज कर रहा हो। वो दो चीजें क्या थी, एक तो था आपका फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा था आपके नेशनल रिजर्व्स। ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है या नेशनल रिजर्व्स क्या होते हैं, इस वक्त आपके जहन में सिर्फ नाम रहने चाहिए। इन दोनों पे भी हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की तरफ आएंगे इंशाल्लाह ताला। कंप्लीट डिटेल उसको वहां पे चेकआउट करेंगे, एक एक टर्म, एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आप मेमोराइज करते जाए जो जो चीजें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। किसी भी मुल्क के जो माली इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सेंट्रल बैंक। नंबर 2, सेंट्रल बैंक के जिम्मे एक खास फंक्शन है, वो क्या है, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, यानी किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होगा सिर्फ वो करेंसी नोट इशू करता है। थर्ड वन क्या था कि ये बैंकर्स का बैंक होता है, ये बैंकों के लिए कोई बैंक होता है, आम सार्फिन का बैंक नहीं होता। फोर्थ वन क्या था, फोर्थ वन था ये कस्टडियन होता है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का और नेशनल रिजर्व्स का, इन दो चीजों का ये कस्टडियन होता है। चौथी चीज क्या है कि ये पॉलिसीज बनाता है, यानी कि जितना तमाम बैंकों को किस तरह से काम करना है, किस तरह से कर्जे देने हैं, किस तरह से अकाउंट्स खोलने हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये सारे के सारे मामला जो तय करता है वो करता है सेंट्रल बैंक। कि बाकी बैंकों को किस निज़ाम के तहत, किस सिस्टम के तहत काम करना है, यानी कि जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट कौन कर रहा होता है, सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। तो ये इस तरह से अगर हम इसको मेमोराइज करें तो हमें कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये था रिवीजन जो हमारे लास्ट लेक्चर का था। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, लेक्चर नंबर 4। कड़ी वही है, सिलसिला वही है, 2 काइंड्स हम पढ़ चुके हैं, मजीद आज 2 काइंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसको भी अगर आप सिर्फ नेम को फॉलो करें, नेम के एतबार से अगर देखें तो तीसरी जो काइंड है वो इंडस्ट्रियल बैंक है। मतलब ये कि ये इंडस्ट्रियल बैंक है, इंडस्ट्री से रिलेट करता है। तो खुद ब खुद कंसेप्ट क्लियर होता है कि इंडस्ट्रियल बैंक जो है इज एस्टैब्लिश्ड, स्पेशली एस्टैब्लिश्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए कमर्शियल बैंक तो हमारे पास बहुत सारे, और अब चूंकि बिजनेस और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज इतनी तेजी में फैल गई हैं या फैल रही हैं कि एक कमर्शियल बैंक चाहे कि वो सारा काम करे तो उसके लिए मुमकिन नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम का बाइस होता है। तो लिहाजा स्पेशली इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए क्या किया गया जाते हैं, बिलखुसूस इंडस्ट्रियल बैंक एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो ऐसा बैंक जो खास तौर पर क्या किया जाए, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्री के कामों से रिलेटेड बैंकिंग का जो सिस्टम है उसको हार्मोनाइज करने के हवाले से अगर कायम किया जाए तो वो क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल बैंक। एस्टैब्लिश फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी ये खास तौर पर किस लिए बनाए जाते हैं, बैंकों की ये बैंक बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप ये सनत को फरोग दे सकें, सनत के हवाले से जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं उनको डील कर सकें। ये करते क्या है, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स, ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि लंबे दौरानिये के लिए कर्जा फराहम करते हैं किसे, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो सनतकार होते हैं उन्हें, ताकि वो नई सनतें लगा सके, सनत से मुतालिक जो रॉ मटेरियल है उसको परचेज कर सकें, उनकी जो कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी वगैरह है वो परचेज कर सकें, ठीक है। बोथ इन लोकल एंड फॉरेन करेंसीज, ये दोनों करेंसीज में क्या कर रहे होते हैं, लोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कैपिटल गुड्स चाहिए होती हैं या रॉ मटेरियल चाहिए होती है, ये सिर्फ मुल्की यानी लोकल सतह पर चीज़ों की परचेज नहीं होती, बल्कि बहुत सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो हमारी शायद कंट्री में अवेलेबल ना हो लेकिन किसी दूसरी कंट्री से हमें खरीदना हो। इस तरह बहुत सारी मशीनरीज ऐसी हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शायद हमारी कंट्री में ना, हमें दूसरी कंट्री से खरीदना हो, तो उसकी खरीदारी के लिए फिर जो हमें करेंसी चाहिए होगी वो फॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में चाहिए होगी, यानी गैर मुल्की ज़र मुबादला की शक्ल में। तो ये क्या करते हैं, फॉरेन करेंसीज जो दूसरे मुल्कों की करेंसी है उसमें भी और लोकल करेंसी में भी इंडस्ट्रियलिस्ट को यानी सनतकारों को क्या करते हैं, कर्जों की फरहमी करते हैं। और जो मैंने बताया कि वो कर्जे किस मद में होते हैं, उसके जरिए सनतकार ज़मीनें खरीदते हैं, ज़मीनों को ज़मीन पे जो फैक्ट्रीज के लिए जो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर करते हैं, उसके ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, मशीनरीज खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है। प्रिपेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, मैं शॉर्ट थोड़ा सा बता दूं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट से मुराद है कि अगर मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूं तो उसका फ्यूचर प्लान कि उसको मैं किस अंदाज में तरतीब दूं तो वो इफेक्टिव हो सकता है, किस अंदाज में तरतीब दूं, उसमें कितना खर्चा आएगा, उसमें कितनी लेबर अप्लाई होगी, उसमें कितनी कैपिटल गुड्स लगेंगी, ये पूरा एक
प्रोफेशनल है ना रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो फिर उसका देखा जाता है कि क्या ये बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं, इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उसका रिटर्न कितना होगा। इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे एक बात बोल रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए की, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, ठीक है। फिर इस बिजनेस के चलने के चांसेस क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक प्रोफेशनल हजरात क्या करते हैं, सूरत हाल सारी मुआशरे की देखते हुए, उस बिजनेस की देखते हुए बताते हैं कि ये बिजनेस रन हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से या नहीं। इस काम को हम कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। तो इंडस्ट्रियल बैंक स्पेशली क्या कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, सनतकार होते हैं, उनको उनके नए प्रोजेक्ट्स पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बना के दे रहे होते हैं कि ये बिजनेस जो है वो किस तरह का फ्यूचर में जो है वो रिजल्ट लेकर आएगा। इसी तरीके से वो प्रोवाइड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यूं कह लें कि मशावरती खिदमात भी फराहम करते हैं कि किस तरह से जो है वो सेटअप किया जाए इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। तो ये सर्विसेज हैं जो कि इंडस्ट्रियल बैंक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये बिलखुसूस अगर आप नोट करें तो ये खास तौर पर जो अपनी सर्विसेज है वो किसे दे रहे होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे होते हैं, सनतकारों को दे रहे होते हैं। आइए रिपीट करते हैं थोड़ा सा। इंडस्ट्रियल बैंक क्या है, स्पेशली इस्टेब्लिश्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी ये खास तौर पर किसी मुल्क में जो कायम किए जाते हैं वो उस मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। ये करते क्या है, प्रोवाइड्स, मैं इस तरह कर देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट्स रिपीट हो जाए। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स, ये तवीलुल मयाद कर्जे फराहम करते हैं बोथ इन लोकल एंड फॉरेन करेंसीज, लोकल करेंसीज में भी और फॉरेन करेंसीज में भी। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन करेंसीज में कर्जे हमें क्यों चाहिए होते हैं, तो वो बाहर से जब हम चीजें परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रिपेयर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी हमने डिस्कस की क्या होती है, ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स पे, नए मंसूबाजात जो इंडस्ट्रियलिस्ट के होते हैं, इंडस्ट्रीज के हवाले से उन पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी अबाउट, और मशावरती खिदमात भी दे रहे होते हैं अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू फैक्ट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्रीज, नई फैक्ट्रीज के कायम के हवाले से मशावरती खिदमात भी दे रहे होते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, अगर एक बार रिपीट कर लें। नंबर 1, स्पेशली एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। नंबर 2, क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स बोथ इन लोकल एंड फॉरेन करेंसीज। नंबर 3 क्या है कि ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोवाइड्स फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स। और नंबर 4 क्या है, प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज अबाउट न्यू फैक्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्रीज। तो इस तरह उर्दू में देखें तो खास तौर पर सनतों के लिए कायम किए जाते हैं। क्या करते हैं, तवीलुल मयाद कर्जे देते हैं, ठीक है, दोनों करेंसीज में, यानी कि जो आपकी मुल्की करेंसी उसमें भी और गैर मुल्की करेंसी में भी कर्जे प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना के दे रहे होते हैं नए मंसूबाजात पर, और फैक्ट्री या सनतों के क़याम के हवाले से मशावरती खिदमात भी दे रहे होते हैं। तो इनकी सारी जो टेंडेंसी या झुकाव होता है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ होता है। अब सेम इसी बात को अगर हम अप्लाई करें नेक्स्ट वाली काइंड के ऊपर, तो वो भी अपने नाम से ही जो है ना अपनी सारी वर्किंग को खुद एक्सप्लेन कर रहा है। एग्रीकल्चरल बैंक, एग्रीकल्चर से मुराद ज़राअत, एग्रीकल्चरल से मुराद ज़रई, यानी कि एग्रीकल्चरल बैंक से मुराद है ज़रई बैंक। अब जिस तरह से इंडस्ट्रियल बैंक स्पेशली एस्टैब्लिश किए जाते हैं किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, सेम उसी तरीके से एग्रीकल्चरल बैंक का जो कयाम है, ये जो स्पेशली ये कायम किए जाते हैं, वो किसके लिए कायम किए जाते हैं, किसी कंट्री की जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, यानी खास तौर पर इनका काम क्या है, अपनी सर्विसेज वो ज़राअत से जुड़े लोगों को, ज़राअत के शोबे से जुड़े लोगों को फाइनेंशियल जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं, मालियाती जितनी सहूलियात फराहम की जा सकती हैं वो करें। नंबर 2, ये क्या कर रहे होते हैं, ये करते हैं प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, यानी जो किसान होते हैं या जो जमींदार होते हैं उन्हें बिलखुसूस इनका काम क्या है, बिलखुसूस उन्हें लोन्स प्रोवाइड करना, उन्हें कर्जे प्रोवाइड करना जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं। तो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग आमतौर पे कौन होते हैं, फार्मर्स, किसान एंड लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जो जमीनों के मालिक होते हैं। वो अब किस पर्पस के लिए कर्जे फराहम करते हैं, तो इनके जो पर्पस होता है वो ये होता है कि वो ज़राअत से रिलेटेड जो उनको ज़रूरी अशिया है वो आसानी से परचेज कर सकें और ज़राअत का जो अमल है वो तेज़ी से मुल्क में चलता रहे। आमतौर पर ज़राअत से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो होती हैं परचेजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या है, खाद, जो आपने अक्सर सुना होगा। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, खाद होती है, जो मुख्तलिफ किस्म की खाद जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा मेडिसिन भी होती हैं, जो अद्वियात भी होती हैं। इसके अलावा सीड्स भी होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स या फसलें होती हैं उनके लिए मुख्तलिफ बीज चाहिए होते हैं।
ट्रैक्टर्स, उन पे काम करने वाला जो ट्रैक्टर होता है, इसके अलावा दूसरी मशीनरी भी होती है, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, और आबपाशी का जो निज़ाम होता है उसमें भी खर्चा आ रहा होता है, यानी कि आबपाशी किस तरह से की जाएगी, पानी किस तरह से खेतों को पहुंचाया जाएगा, उसमें भी एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। तो इन तमाम एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, जो कि ज़राअत से रिलेटेड है, ठीक है, फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स को ये सारी अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। बीज खरीदना पड़ता है, ट्रैक्टर खरीदना पड़ता है, ठीक है, सीड्स खरीदने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं। इन सारे कामों के लिए ये कर्जे फराम कौन कर रहा होता है? इन्हें एग्रीकल्चरल बैंक कर रहा होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है स्पेशली किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज बड़ा आसान सा पॉइंट है, एग्रीकल्चर बैंक किस बेस पे लोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं? द लोन्स आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ लैंड्स एंड इट्स क्रॉप ऑफ अ सीजन। एग्रीकल्चर बैंक ये खास तरह से प्रोवाइड करता है लोन, ये मॉर्गेज करता है। अब मॉर्गेज क्या है? किसी को कर्ज देना और उसकी कोई चीज अपने पास क्या कर लेना, बतौर सिक्योरिटी रख लेना, बतौर जो है एक जमानत के तौर पे रख लेना। तो एग्रीकल्चर बैंक जो फार्मर्स को या लैंडलॉर्ड्स को किस तरह से लोन दे रहा होता है कि उनकी जमीनों को या एक सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनको अपने पास मॉर्गेज कर रहा होता है, ठीक है, कर्जों की अदायगी तक के लिए। द लोन्स आर प्रोवाइडेड, कर्जे फराम किए जाते हैं अगेंस्ट मॉर्गेज, यानी मॉर्गेज के तौर पर रखकर, रहन रखकर कोई और रहन के तौर पे क्या चीजें रखी जाती है? मॉर्गेज ऑफ लैंड्स, जमीनें, एंड इट्स क्रॉप्स, और उसकी जो फसलें होती हैं एक सीजन की। यहां तक जो है हमने वो आज फिर दो काइंड्स डिस्कस किए हैं, एक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। दोनों अपने नाम के मुताबिक ये बता रही है कि स्पेशली ये किस पर्पस के लिए कायम की जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल बैंक रिस्पॉन्सिबल है, एग्रीकल्चर बैंक जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका काम इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन प्रोवाइड करना है, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, उसका काम जो है वो सॉरी फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स को जो है वो लोन्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये क्या करते हैं? उसके जरिए कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं? एग्रीकल्चर पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके। ये जो है इसके अलावा इंडस्ट्रियल न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी दे रही होती हैं और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रही होती हैं। और ये यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बैंक जो है वो लोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट मॉर्गेज, यानी कुछ ना कुछ अपने पास जमानत के तौर पर रखे। आई होप सो कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे, ये वार्म अप में आएगा, तो हम इसकी डेफिनेशन एक बार आपको फिर रिपीट करा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।